गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि मणिपुर में लगभग 40 आतंकवादियों को मार दिया गया है जो सुरक्षा बलों के द्वारा। तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या इशू हो गया है मणिपुर में कि इतना ज़्यादा वहाँ पे विरोध हो रहा है और लोग इतने वायलेंस में उतर आए हैं, ये भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उसमें ये बोला गया है कि अराउंड 40 टेररिस्ट किल्ड इन डिफेंसिव ऑपरेशन जो मणिपुर में हो रहे हैं तो उसमें मारे गए हैं, ये भी हम देख रहे हैं। और लगातार इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि मणिपुर में लगातार इस तरीके से घटनाएं हुई थी, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ में, क्योंकि वहाँ पे एक कानून आया है, क्योंकि वहाँ पे एक समुदाय है, एक मैतई वहाँ पे जनजाति पाई जाती है, उसको अगर मैं बात करूँ तो उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए जो बात हुई थी उसको लेके ये सारे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे लगातार। अगर मैं बात करूं, देखिए क्या होता है कि मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन द्वारा एसटी श्रेणी में मैतेई समुदाय को शामिल करने की मांग का विरोध किया गया था। इसके बाद 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आह्वान के बाद पूर्वोत्तर में भारी हिंसा भड़की थी और अभी तक जो न्यूज़ निकल के आ रही है लगभग 70 से अधिक लोग की जान गई है और 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हो गए हैं। और जब मैं आपको बता रहा हूँ 4 मई की ये न्यूज़ है जहाँ पे हमने ये देखा था कि वहाँ पे कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था मणिपुर में। और वहाँ के बाद इसके बाद हमने ये देखा था कि वहाँ पे 5 दिन के लिए इंटरनेट, मोबाइल, इन सब चीज़ों को शट डाउन कर दिया गया था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो मणिपुर की जो मैरी कॉम है, हमारे देश की बॉक्सर रही हैं, उन्होंने ये बोला था कि मणिपुर इज़ बर्निंग, मणिपुर जल रहा है। तो इसमें उन्होंने भारत के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको गुहार लगाई थी कि इसकी देखरेख की जाए और यहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है उसको समाप्त किया जाए। इसके बाद हमने ये देखा है कि लगातार जिस तरीके से लगातार वहाँ पे वायलेंस बढ़ रहा था, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया गया था कि कोई भी अगर हिंसा करता हुआ पाया गया तो उसको शूट एट साइट, मतलब देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। तो सबसे पहले हम आपको लोकेशन बताते हैं कि जो मणिपुर की लोकेशन कहाँ है। देखिए हमारे जो अगर मैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करूं, इसको 7 सिस्टर बोलते हैं, जिसमें हमारे 7 स्टेट आते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा स्टेट है वो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, और इसके बाद त्रिपुरा और मेघालय को हम देखते हैं। तो इसमें जो ये वाला जो स्टेट है मणिपुर है, मणिपुर की जो बाउंड्री है हम देखते हैं कि असम से लगती है। इसके बाद हम ये देखते हैं नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है, और जो इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लगती है वो म्यांमार से लगती है। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर की टोटल आबादी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 28 लाख है और इसमें 16 जिले हैं। अगर मैं यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करूं तो एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे लगभग 28 लाख यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। तो इसमें जो 53% जो पॉपुलेशन है वो मैतेई समुदाय की है, ये हिंदू मानते हैं। और जो 2 समुदाय इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें 3 समुदाय आपको देखने को मिलेंगे, एक तो है मैतेई समुदाय, एक है नागा समुदाय, नागा और कुकी। जो ये दोनों जनजाति हैं ये दोनों ईसाई हैं। तो ये हम देखते हैं इन दोनों जनजातियों का जो परसेंटेज है वहाँ की पॉपुलेशन में लगभग 40% है और इनका परसेंटेज लगभग 53%। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो लड़ाई इस बात को हो रही है कि जिन लोगों का 53% है, इनका ये कहना है कि ये जो इम्फाल घाटी है, अगर मैं मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल है। तो इम्फाल में क्या होता है कि इसमें ये बोला गया है कि जो मैतेई समुदाय है ये इम्फाल घाटी में रहेंगे और जो कुकी और नागा समुदाय हैं ये वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मणिपुर एक खनिज संसाधन से रिच एक स्टेट हमारे यहाँ का माना जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे खनिज संसाधन पाए जाते हैं और वहाँ पे जो लगभग अगर वहाँ के क्षेत्रफल की बात करूँ तो लगभग 90% वहाँ का क्षेत्र है वो पहाड़ी एरिया है और 10% क्षेत्र वो ऐसा है जो घाटी वाला एरिया है। तो 10% क्षेत्र में जो अगर मैं मैतेई समुदाय की बात करूं तो ये रहते हैं, और अगर मैं नागा और कुकी समुदाय की बात करूं तो ये दोनों जगह रह सकते हैं। तो ये इसका प्रमुख कारण है। अगर मैं बात करूं इसमें इस बात को लेके हुई थी क्योंकि यह
पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त किए हुए है नागा समुदाय और कुकी समुदाय। तो बात ये हो रही है 2013 से कि इनको भी कम से कम अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे स्टेट में जो आरक्षण मिलता है नौकरियों में, इनको भी मिलना चाहिए। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि वहाँ की ट्राइबल जो वहाँ पे कम्युनिटी है, ट्राइबल जो वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और वहाँ पे भारी वायलेंस हुआ। इसके बाद बहुत सारे लोगों को वहाँ से दूसरी जगह स्थापित किया गया, वहाँ पे विस्थापित करके ले जाया गया। ये सारी बात हुई थी। अगर मैं बात करूँ, देखिए क्या होता है कि हमेशा ये हमें देखने को मिलता है कि जब भी आरक्षण की बात आती है तो एक समुदाय को ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छिन ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स घेरने की कोशिश की जाती है। ये हमेशा हमें देखने को मिलता है। देखिए आरक्षण बुरा भी नहीं है, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन इसमें एक बैठ के एक विमर्श होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ों की मैं बात होनी चाहिए। तो ये सारी बात है। इसके बाद हमने ये देखा है कि वहाँ पे बात ये चली थी, क्योंकि अगर मैं बात करूं मणिपुर जो है भारत में 1949 में मिला था और वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM 2012 से ही मैतेई समुदाय को जनजाति दर्जा देने को मांग करता आया है। इसके बाद हमने ये देखा है कि जो मणिपुर हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई थी 2012 में, और इसका जो फैसला है, इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था। इसके बाद हमने ये देखा है कि 4 मई को 20 अप्रैल को एक्चुअल में इसका डिसीजन आया था। और उसके बाद हमने ये देखा है कि जब उन्होंने ये बात कही कि इनको भी हम ST का दर्जा देंगे, तो इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन वहाँ पे शुरू हो गए और वहाँ पे इतना भारी वायलेंस हमें देखने को मिला है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया है। बहुत सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जलाया गया है, बहुत पब्लिक नुकसान किया गया है। और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ की बसेस हैं, वहाँ पे जो कार्स हैं चला रहे हैं, उनको भी भारी नुकसान किया गया है वहाँ की जनता के द्वारा। ये भी हम देखते हैं। अगर देखिए अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर का जो मैप इस तरीके से दिखाई देता है, और मणिपुर भारत के अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है। ये भी एरिया है क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हम इसकी सुरक्षा नहीं करते, अगर हम इसकी देखरेख नहीं करते, तो म्यांमार से भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है। इसलिए हमें इस क्षेत्र को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट बन जाता है, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है म्यांमार से लगती है। क्योंकि म्यांमार के साथ हमारे समझौते बहुत सारे हुए हैं, जिससे हमारे यहाँ पे स्थिरता बनी रहती है। क्योंकि म्यांमार और इंडिया के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, ये बहुत घाटी वाला एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे जो आतंकवादी है पनपते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर का जो मैप है इस तरीके से हम देख सकते हैं। मणिपुर में जो सारे स्टेट हैं इस तरीके से देख सकते हैं। बहुत सारे हाईवेज हैं और रेल कनेक्टिविटी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, और बेरोजगारी की समस्या जो मणिपुर में है लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ पे जो लोगों का जो आक्रोश है गवर्नमेंट के ऊपर, ये भी बढ़ता जा रहा है। और जब गवर्नमेंट इस तरीके डिसीजन लेती है, क्योंकि आप किसी को हमेशा खुश नहीं कर सकते, ये हमेशा देखने को मिलता है। देखिए अगर मैं भारत में आरक्षण की बात करूं, भारत में बहुत सारे आरक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए अगर 100 अगर रुपए हैं, अगर 100% जनता है, तो किस किस को कितना परसेंट आरक्षण मिलता है ये हम देखेंगे। देखिए क्या होता है कि 4% जो आरक्षण है वो मिलता है जो माइनॉरिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ पे, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड जो जूस होते हैं, इन सब को जो है 4.5% आरक्षण इनको दिया जाता है। 7.5% आरक्षण दिया जाता है ST समुदाय को। अगर मैं SC समुदाय की बात करूं तो इसमें लगभग 15% आरक्षण दिया जाता है। OBC समुदाय को दिया जाता है 27%। और EWS अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ था हमारे, अगर मैं बात करूं संशोधन विधेयक लाया गया था, तो उसमें 10% जो आरक्षण है वो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी दिया जाता है। और जो जो बाकी बचा हुआ है वो अनरिजर्व्ड है। इसमें किसी भी कैटेगरी अगर क्वालिफाइड करती है तो इसका जो लाभ है उसको मिल सकता है, ये भी हम देखते हैं। तो हमेशा हमें ये देखने को मिलता है, लगभग इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 36% बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 100 में से 64% जो आरक्षण है हमारी जनता को मिलता है, और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो जो पूरी लड़ाई है वो आरक्षण की ही लड़ाई है कि आप मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति समुदाय में क्यों शामिल कर रहे हो। इसी को लेकर वहाँ पर लगातार जो विरोध है हो रहा है और वायलेंस हो रहा है। इसी के लिए हमने ये देखा था कि वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो हमारे यहाँ पे असम राइफल और जो आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, जिसके
बाद वहाँ की जनता को एक कि वहाँ पे जो वायलेंस है उसको रोका जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो आपको पूरी बात समझ में आई होगी, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।